कि सच्चाई के आईने काले हो गए, बुजदिलों के घर में उजाले हो गए। कि सच्चाई के आईने काले हो गए, बुजदिलों के घर में उजाले हो गए। झूठ बाजार में बेखौफ बिकता रहा, मैंने सच कहा तो जान के लाले हो गए। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आज की अपनी साइंस की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। जी हां, अपनी जीत बैच जो चल रहा है, जो साइंस का अभी शाम को 6 बजे अभी केंद्र वाला चैप्टर आज चलेगा लाइव। ठीक है, आज की क्लास 10 नंबर की क्लास होगी। जी हां, तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि जल्दी क्लास का आगाज करें एक बार। जी हां, आज की क्लास का आगाज करते हैं। हमने पहले पढ़ा था जीवदेह। जीवदेह के 2 पार्ट थे, जिसमें हमने एक तो पढ़ लिया था और दूसरा पार्ट हमने पढ़ना था। पहला कौन सा था, उसमें कोशिका द्रव्य था, ठीक है, और दूसरा था केंद्रक। सबसे पहले पढ़ा था हमने जीवद्रव्य, ठीक है जी गुरुजी। और जीवद्रव्य के कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे, ठीक है, जिसमें हमने पहला पार्ट था कौन सा था, कोशिका द्रव्य। कौन सा था, कोशिका द्रव्य, जी गुरुजी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा कौन सा था, केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा कौन सा था, केंद्रक था गुरुजी, ठीक है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। इसका पार्ट जो कोशिका द्रव्य का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें रिक्तिका थी, गोल्जिका थे, माइटोकॉन्ड्रिया थी, तारक काय थे, वो हमने पढ़ लिए, ठीक है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, जो या फिर आज की पहली क्लास है उनकी, तो जो अपने पहले वाला पार्ट है वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज पार्ट रहेगा अपना केंद्रक। कौन सा रहेगा, केंद्रक वाला, केंद्रक या न्यूक्लियस। आज अपना पार्ट रहेगा न्यूक्लियस का, ठीक है जी गुरुजी। न्यूक्लियस के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, या केंद्र के बारे में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है गुरुजी इसके बारे में, खोज के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है, खोज के बारे में, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, किसने खोज की थी, जी हां, जी बिल्कुल जी, रोबोट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। रोबोट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है जी गुरुजी। कब की थी, जी 1831 में की थी, ठीक है, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। केंद्र की खोज किसने की थी, रोबोट ब्राउन ने की थी गुरुजी 1831 में, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं आगे। केंद्र का मेन जो कार्यकारी कारण होता है या कार्य होता है वो क्या होता है गुरुजी, जो कोशिका की जो जैव क्रियाएं होती है, क्या होती है, कोशिका की जैव क्रियाओं का नियंत्रण, कोशिका की जैव क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य, नियंत्रण का कार्य, ठीक है। मोटा मोटी कार्य क्या होता है, जैव क्रियाओं पर नियंत्रण का जो मेन कार्य इसका होता है, ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात इसकी, केंद्रक झिल्ली से, किससे, केंद्रक झिल्ली से, जी गुरुजी। केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध संरचना होती है, केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध संरचना, केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध संरचना होती है, ठीक है जी गुरुजी। गोलाकार, गोलाकार या इसे आप अंडाकार मान सकते हो, गोलाकार या अंडाकार होती है, ठीक है, छोटी सी संरचना होती है, ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। जैव क्रियाओं पर नियंत्रण इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। दूसरी बात, कोशिका द्रव्य से घिरी रहती है, ठीक है, क्योंकि कोशिका द्रव्य के मध्य में, कोशिका के मध्य में स्थित होती है, तो कोशिका के मध्य में जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर कौन सा होता है, कोशिका द्रव्य, क्या होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है चारों तरफ से, कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है, ठीक है जी गुरुजी। कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है, ठीक है जी गुरुजी। बात आई समझ में। सबसे पहले केंद्र खोज किसने की थी, रोबोट ब्राउन ने की थी 1831 में। कोशिका की जैव क्रियाओं पर नियंत्रण का मेन कार्य होता है,
केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध संरचना होती है जो गोलाकार या अंडाकार होती है। कोशिका द्रव्य से घिरी हुई संरचना रहती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य के मध्य में तो स्थित होता है। जी गुरुजी, तो उसी से एक घिरा रहता है। अगर नोट्स बनाना शुरू नहीं किया तो नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए, ताकि अगर आप यहाँ पे लिखोगे साथ साथ में, फिर अपने फेर कॉपी में नोट्स के रूप में लिखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको याद भी रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। जी हाँ, कोशिका में एक सेल समान रूप से एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। कई कोशिकाओं में केंद्रक एक होता है, कई कोशिकाओं में अनेक होता है। तो प्राय कोशिकाओं में लगभग प्राय कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, एक ही केंद्रक होता है गुरुजी। ठीक है, पर कईयों में और भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, कईयों में भी 2 भी होते हैं और कईयों में भी 3 भी होते हैं। ठीक है, तो जिनमें एक ही पाया जाता है, लगभग कि कोशिका में एक सेल के समान ही एक रूप से ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और कईयों में एक से अधिक भी पाया जाता है। अब ऐसा भी लिख सकते हो कि परंतु कुछ में परंतु कुछ में एक से अधिक केंद्र भी पाए जाते हैं या होते हैं। एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं, एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बात करते हैं इसके बारे में। एक से अधिक केंद्र किसमें होते हैं? जी गुरुजी, ये अपन बोल सकते हैं शैवाल, प्रोटोजोआ, और कवक। ठीक है जी गुरुजी, इसमें शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक में इसमें होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, जिन्हें क्या कहते हैं? बहुकेंद्रिकीय भी कहते हैं। जिनमें एक से अधिक केंद्रक होता है उनको क्या बोलते हैं गुरुजी? एक से अधिक केंद्रक वालों को एक से अधिक केंद्रक वालों को बहुकेंद्रिकीय क्या बोलते हैं? उन्हें बहुकेंद्रिकीय भी बोलते हैं। ठीक है जी गुरुजी, जिनमें बहुकेंद्रिकीय भी उनको कहते हैं। ठीक है, जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, या सिनोसाइट्स क्या कहते हैं, या उन्हें सिनोसाइट्स भी कहते हैं। उन्हें सिनोसाइट्स भी कहते हैं। सिनोसाइट, बहुकोशिकीय या सिनोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, एक क्लोडेरा, क्लेरोडोरा जो एक शैवाल है, या क्लेडोफोरा, एक शैवाल देखते हैं अपन उसका। क्लेडोफोरा शैवाल है एक, एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो इसको, कि क्लेडोफोरा एक शैवाल है जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शैवाल है जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, तो कौन सा है? क्लेडोफोरा शैवाल है जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है जी गुरुजी, जिनमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं उन्हें सिनोसाइट्स भी कहते हैं। एक से अधिक केंद्रक वालों को सिनोसाइट्स भी कहते हैं, या बहुकेंद्रकीय भी कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, आगे बात करते हैं आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में, आरबीसीएस में। इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, ये भी छाप के रखना आप। जी बिल्कुल, ठीक है जी गुरुजी। और उन्हें क्या कहते हैं?
न्यूक्लियोटेड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटेड। उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी गुरु जी। आ गया समझ में? अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या पर साथ में लिख रहे हो तो साथ में उतार दे जाइए। ठीक है जी गुरु जी। प्राय कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक होता है, परंतु कुछ में एक से अधिक केंद्रक होता है। प्राय तो एक ही होता है, लगभग एक ही केंद्रक होता है, परंतु कुछ में एक से अधिक केंद्रक होता है। और एक से अधिक केंद्र वालों को क्या कहते हैं? बहुकेंद्रकीय या सिनोसाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक है। ठीक है जी गुरु जी। क्लेडोफोरा शैवाल में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जी गुरु जी। आरबी स्टेज में केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसीलिए उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटेड। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटेड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या साथ में नोट्स बनाते जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर एक बार रफ में लिख लीजिए, उसके बाद फिर में लिखते जाइए, तो वापस आप लिखोगे तो वो आपको कभी भी भूल नहीं पाओगे। और आपको ऐसा पढ़ना है कि कोई भी एग्जाम आए, चाहे कोई सी भर्ती आए, एक बार अगर कुछ चैप्टर को पढ़ लिया तो वापस को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा पढ़ना हमें। ठीक है, चाहे कोई सी भी वैकेंसी आए, अगर गलती से आप इस कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें रह जाते हो, जो भी आने वाले सभी जो वैकेंसी आएगी उसमें वापस से एग्जाम दोगे तो वापस आपको पढ़ना ना पड़े चैप्टर, इससे हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो साइंस का आपका एक भी चैप्टर वापस वही नहीं पढ़ना पड़े, इससे हमें तैयारी करनी है। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, जैसा ही पढ़ा रहे हैं वैसा का वैसा रफ में लिखते जाइए, उसके बाद फिर कॉपी में या नोट कॉपी में आप बनाते जाइए, ताकि वो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले उनको एक बार अवश्य देख ले। ठीक है जी गुरु जी। तो इसकी शॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं इस केंद्र की संरचना के बारे में। ठीक है, इस संरचना इसकी कैसी होती है, केंद्रक होता है उसके अंदर की जो संरचना के स्ट्रक्चर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है जी गुरु जी। संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में आप चर्चा करेंगे। ठीक है, केंद्र की जो संरचना होती है वह कैसी होती है हमें देखनी। ठीक है, जी गुरु जी। गोलाकार अंडाकार संरचना होती है। कैसी होती है? गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है। ठीक है जी गुरु जी। इसमें क्रोमेटिड रूप में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऐसी सी गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है। ठीक है जी गुरु जी। जिसके बाहर ये होता है, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? ऐसे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य जो मध्य में स्थित होता है। ठीक है, और ये जालनुमा जो संरचना होती है, जालनुमा, इस जालनुमा को कहते हैं क्रोमोटिन। इसे बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन जाल के रूप में इसमें संरचना पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, बीच बीच में जो एक छिद्र होते हैं, ठीक है, इन छिद्रों को क्या कहते हैं गुरुजी? इनको कहते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र बोलते हैं। ठीक है जी गुरुजी। ठीक, इसका मेन कार्य क्या होता है? कोश केंद्र के अंदर और कोशिका द्रव्य के भीतर जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? केंद्रक छिद्र के माध्यम से होता है। ठीक है जी गुरुजी। मध्य में ये क्या होता है? जो गोलाकार संरचना होती है इसे बोलते हैं केंद्रिका। ठीक है, क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। गोलाकार संरचना सघन संरचना होती है जिसको बोलते हैं केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है जी गुरु जी। बाहरी जो होता है इसे बोलते हैं केंद्रक आवरण। क्या बोलते हैं? केंद्रक आवरण। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है या दोहरी झिल्ली युक्त यह रचना होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले केंद्रक कला की। ठीक है, किसके करते हैं?
केंद्रक कला की। जी गुरु जी। केंद्रक कला, ठीक है। तो केंद्रक कला कैसी है इसकी? जी गुरुजी, केंद्रक कला इसकी दोहरी झिल्ली युक्त होती है। दोहरी झिल्ली है चारों तरफ, ठीक है, तो बिल्कुल दोहरी झिल्ली युक्त। दोहरी झिल्ली युक्त रचना है या संरचना है। केंद्रक झिल्ली कैसी है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, ठीक है। जी गुरुजी, कितनी इकाई है इसमें? 2 इकाइयां है गुरुजी। दोहरी झिल्ली है तो 2 इकाइयां ही हो गई, ठीक है। केंद्रक कला, जो केंद्रक कला किसकी होती है? जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये केंद्रक कला है जो किसकी बनी होती है? ये गुरुजी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। जी गुरुजी, लिपोप्रोटीन की ये बनी होती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें जो प्रत्येक इकाई होती है, ठीक है, इसमें इकाई, एक इकाई और 2 इकाई, तो 2 इकाइयां हो गई। तो प्रत्येक इकाई की झिल्ली की मोटाई, प्रत्येक इकाई के झिल्ली की मोटाई, झिल्ली की मोटाई कितनी होती है गुरुजी? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। ये एकल झिल्ली है। इस एकल झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, इकाई झिल्ली की, ठीक है। जी गुरु जी, बात करते हैं इन दोनों झिल्लों के मध्य की जो दूरी होती है, कितनी, कौन सी? ये दूरी, ठीक है। जैसा कि ये जो दूरी है, कौन सी? ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी होती है? दोनों झिल्लियों के मध्य जो दूरी होती है, ये दूरी कितनी होती है? तो दोनों झिल्लियों के मध्य, अगर किसी को बताए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि दोनों झिल्लियों के मध्य दूरी कितनी होती है। दोनों जो झिल्ली है, इन झिल्लियों के मध्य यह दूरी होती है, वो कितनी होती है? 150 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम तक। कितनी होती है? 150 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम, 400 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। जी गुरु जी, ये होती है गुरु जी 2 से 400 एंगस्ट्रॉम के मध्य इनकी दूरी होती है, ठीक है। साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको आगे वापस इसको पढ़ना ना पड़े और एग्जाम से पहले एक बार इनको शास्त्रीय दृष्टि से जरूर देख ले, ठीक है। दूरी हो गई इसकी, मोटाई कितनी हो गई? 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम। और दोनों झिल्लियों के मध्य की दूरी है वो कितनी हो गई? 150 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, ठीक है। जी गुरु जी, और जिसे परिकेंद्रीय भाग क्या स्थान कहते हैं? जो ये स्थान होता है, ठीक है, इस स्थान को क्या कहते हैं? परिकेंद्रीय, परिकेंद्रीय स्थान, ठीक है। इसे दूरी भी 150 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम के मध्य दूरी होती है और इस दूरी को क्या कहते हैं? परिकेंद्रीय स्थान। क्या कहते हैं? परिकेंद्रीय स्थान या परिकेंद्रीय भाग, ठीक है। लिखना चाहते हो साथ में लिख लेना। जिसे परिकेंद्रीय, जिसे परिकेंद्रीय स्थान या परिकेंद्रीय भाग कहते हैं, ठीक है। जी गुरु जी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें। जी बिल्कुल, केंद्र कला दोहरी झिल्ली युक्त होती है, ठीक है। लिपोप्रोटीन की बनी होती है। प्रत्येक इकाई के झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। जी गुरु जी, दोनों झिल्लियों के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 150 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। इस स्थान को क्या कहते हैं? परिकेंद्रीय स्थान या परिकेंद्रीय भाग कहते हैं, ठीक है। जी गुरु जी, आगे चलते हैं आगे की ओर। अगला जो पार्ट था इसमें हमने, अब पढ़ेंगे इसको, जो केंद्रक छिद्र, ठीक है। जी गुरु जी, अगला पार्ट है
केंद्रक छिद्र। इसका हमने क्या पढ़ा था गुरुजी? अभी केंद्रक छिद्र के बारे में हमने यह पढ़ा था कि गुरुजी केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आवागमन का कार्य होता है। ठीक है, इस छिद्र से कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य के मध्य और केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य के मध्य जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का आवागमन होता है। कि केंद्र के भीतर पदार्थों का कोशिका द्रव्य के भीतर विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान, आवागमन या आदान प्रदान बोल सकते हैं। आदान प्रदान, विभिन्न पदार्थों का आवागमन या आदान प्रदान का कार्य होता है या होता है इसमें। ठीक है जी गुरुजी। अब आगे कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये द्रव्य वाला जो केंद्रक द्रव्य होता है और इसी के साथ साथ जो केंद्रक द्रव्य के बारे में आगे पढ़ेंगे। केंद्रक द्रव्य। ठीक है जी गुरुजी। तो केंद्रक द्रव्य में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि केंद्रक द्रव्य यह है। केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? क्रोमेटिन रूप से जाल रूप में संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसके मध्य या साइड में एक केंद्रिका पाई जाती है 1 से 3। ठीक है जी गुरुजी। अगला अपने क्या पढ़ रहे हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या पढ़ रहे हैं? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य कैसा है? यह पारदर्शी तरल पदार्थों से जैसा बना होता है। कैसा है? पारदर्शी। ठीक है, यह जो मध्य वाला पार्ट दिख रहा है यह कैसा होता है? पारदर्शी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रखनी है कि केंद्रक द्रव्य होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी तरल पदार्थ होते हैं। पारदर्शी तरल पदार्थ, यह भी लिख सकते हो पारदर्शी, इसमें तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब तरल पदार्थों के साथ साथ इसमें जो केंद्रक द्रव्य होता है उसमें और क्या क्या होता है? ठीक है जी गुरुजी। इसके साथ साथ इसमें आरएनए होता है। कौन सा होता है? एक तो आरएनए होता है। ठीक है, एक डीएनए होता है। एक क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं? खनिज लवण भी होते हैं। ठीक है, खनिज लवण होते हैं। ठीक है, दूसरी बात प्रोटीन भी होती है इसमें, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। प्रोटीन भी इसमें होती है और साथ ही में एंजाइम्स भी होते हैं। साथ ही में एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, साथ में लिपिड भी होती है। लिपिड भी होती है। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाइए ताकि फिर वापस आपको देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी गुरुजी। आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में। जी गुरुजी। अब आगे बात करते हैं जो इसमें सारी संरचनाओं में कौन कौन से हो गए? खनिज हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, जालनुमा संरचना होती है या धागे नुमा संरचना होती है। यह भी इसमें ऐड कर लेते हैं कि धागे नुमा संरचना, धागे नुमा संरचना होती है इसमें। कैसी होती है? धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है जी गुरुजी, जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। कैसे कहते हैं? जिसे क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ठीक है, केंद्रक छिद्र के हमारे बारे में हमने क्या पढ़ा कि केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान का कार्य होता है। ठीक है जी गुरुजी। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? यह पारदर्शी होता है, तरल पदार्थ युक्त होता है, धागे नुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं, जिसमें आरएनए, डीएनए, खनिज लवण, प्रोटीन व एंजाइम्स व लिपिड प्रोटीन इसमें होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। हौसला नहीं खोना है। जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हौसला नहीं खोना है। ठीक है, कोशिश जारी रखिए।
कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ के जय जयकार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो सफलता को अवश्य ही प्राप्त होगी। ठीक है जी गुरु जी। अब आगे चर्चा करते हैं इसमें केंद्रिका की। किसकी? केंद्रिका की। ठीक है, जो सघन रूप से गोलाकार संरचना सी होती है। ठीक है, अब अगला पढ़ रहे हैं अपन केंद्रिका। अगला पढ़ रहे हैं अपन केंद्रिका। ठीक है जी गुरु जी। अब केंद्रिका के बारे में हम सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि केंद्रिका है जो प्राय 1 से 3 सुस्पष्ट संरचना होती है। कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उस केंद्रक में 1 से 3 सुस्पष्ट गोलाकार सघन संरचना होती है। ठीक है जी गुरु जी, साथ में लिखते जाइए 1 से 3 सुस्पष्ट सघन संरचना होती है। कई केंद्रक में ये एक होती है, कहीं में 2 होती है और कहीं में 3 होती है। ठीक है जी गुरु जी, 1 से 3 सुस्पष्ट संरचना होती है जो गोलाकार होती है। गोलाकार होती है। ठीक है जी गुरु जी, कैसी होती है? गोलाकार होती है गुरु जी। ठीक है, दूसरी बात, मेन इंपोर्टेंट इसका जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है वह कार्य क्या होता है? ठीक है, जो राइबोसोम्स को बनाने के लिए, किसको? राइबोसोम को बनाने के लिए, राइबोसोम्स राइबोसोम को बनाने के लिए राइबोसोमल, इसको राइबोसोम को बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण। ठीक है जी गुरु जी, क्या बोला? कि राइबोसोम्स को बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है जी गुरु जी, जो कि प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम को बनाते हैं। किसको मिलकर? प्रोटीन के साथ मिलकर, मिलकर राइबोसोम बनाता है। यह भी ऐड कर सकते हो, प्रोटीन के साथ मिलकर, प्रोटीन के साथ मिलकर। ठीक है, शॉर्ट में बनाते जाइए और पॉइंट टू पॉइंट बनाते जाइए ताकि आपको वापस याद रखने में कोई समस्या ना हो। ठीक है जी गुरु जी, प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है और इसीलिए इसको केंद्रक का राइबोसोम, इसीलिए इसको केंद्र का है वो राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं। इसीलिए केंद्रिका का राइबोसोम, इसीलिए इसे इसीलिए इसे इसीलिए इसे केंद्रिका का राइबोसोम क्या कहते हैं? इसीलिए इसे केंद्रिका का राइबोसोम के उत्पन्न की मशीन कहते हैं, राइबोसोम के उत्पादन की, राइबोसोम के उत्पादन की, राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं। ठीक है, साथ साथ में उतारते जाइए, बोर्ड से आपको वर्ड स्पष्ट दिखाई दे इसलिए बोर्ड से आपको साइड में हम देख लिए, साथ साथ में लिखते जाइए। ठीक है जी गुरु जी, इसीलिए इसे केंद्रिका का राइबोसोम्स के उत्पादन की मशीन कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, अब बात करते हैं क्रोमेटिन जाल होता है या क्रोपिंडिन जो तंतु है, क्रोमेटिन तंतु। ठीक है जी गुरु जी, अब क्रोमेटिन तंतु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है जी गुरु जी, ये क्या होता है? ये जालनुमा संरचना होती है। ये जालनुमा संरचना होती है। ठीक है जी गुरु जी,
दूसरी बात, क्रोमेटिन तंतु है जो कोशिका विभाजन होता है ना, तब कि कोशिका विभाजन के समय, लिखते जाइए साथ में कि कोशिका के विभाजन के समय, कोशिका के विभाजन के समय यह तंतु मोटे, ये तंतु है जो मोटे मोटे व सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात, इन्हें गुणसूत्र भी या क्रोमोसोम भी कहते हैं। इन जाल को क्या कहते हैं, इसे जो हमने पहले पढ़ लिया है, इसे हम गुणसूत्र या क्रोमेटिन क्रोमोसोम, जिसे हमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कोशिका के बाद में। क्रोमोसोम या गुणसूत्र भी इसको कहते हैं, ठीक है जी गुरुजी। ये क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के। न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है जी गुरुजी। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के, किसके बने होते हैं गुरुजी, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं, केंद्रक में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इसमें कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक बार इसको वापस देख ले कि क्रोमेटिन तंतु है, ये जालनुमा संरचना होती है, ठीक है। और कोशिका के विभाजन के समय तंतु मोटे व स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है जी गुरु। इसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं, जो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके केंद्रक की, ठीक है। केंद्र कितने प्रकार के होते हैं केंद्रक में, ठीक है जी गुरु जी। केंद्रक में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रक में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है जी गुरु जी। न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के मिलकर बनी होती है, तो उसी प्रकार उसमें न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो कौन कौन से हैं, एक तो है डीएनए, ठीक है, और दूसरा है आरएनए, ठीक है। डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, एक तो होता है डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये होता है डीएनए में जो दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक तो हो गया कौन सा, डीएनए, जो गुणसूत्रों में पाया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मात्र गुणसूत्र में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसका पूर्णतः नाम होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। इसका क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
ठीक है। डीएनए कौन सा होता है जिसमें जो सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्र में पाया जाता है, ठीक है जी गुरु जी। आरएनए क्या होता है, ये केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। इसमें ये होता है जो केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है, ठीक है जी गुरु जी। केंद्रक में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक डीएनए एक आरएनए, ठीक है। डीएनए जो गुणसूत्र में पाया जाता है सिर्फ, और आरएनए जो केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, ठीक है। आ गई समझ में जी गुरु जी। एक बार वापस इसको देख लेते हैं कि कोशिका होती है उसके मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है, और जो बाहर होता है इसको जो जाल या फैला जो द्रव्य समान संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है जी गुरु जी। केंद्र के चारों ओर कौन सी होती है, केंद्रिक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य के मध्य ये जालनुमा संरचना सा बना रहता है, ठीक है जी गुरु जी। अब देखते हैं अपन कि आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार 5 मिनट में वापस रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है जी गुरु जी। स्टार्ट किया था हमने जीव द्रव्य से, किससे किया था, जीव द्रव्य से। जीव द्रव्य से हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमें दो प्रकार पढ़े थे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कौन कौन सा पढ़ा था, कोशिका द्रव्य पढ़ा था और दूसरा पार्ट था उसका केंद्रक, ठीक है। कोशिका द्रव्य में हमने क्या क्या पढ़ा था, कोशिका द्रव्य में हमने एक रिक्तिका पढ़ ली। क्या पढ़ी थी हमने, रिक्तिका, ठीक है जी गुरु जी। हमने रिक्तिका पढ़ी थी, क्या वैक्यूल्स हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने गोल्जिका पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था गोल्जिका, ठीक है। कोशिका द्रव्य का ये पार्ट था जिसे हमने पढ़ा गोल्जिका। उसके बाद हमने पढ़ा था तारक काय, ठीक है। कोशिका द्रव्य में और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, अंतः पृथ्वी जालिका, अंतः पृथ्वी जालिका, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी गुरु जी। हमने ये पहले पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था जो दूसरा पार्ट था वो कौन सा था, केंद्रक। आज हमने किसके बारे में अध्ययन किया था, केंद्रक के बारे में। एक बार वापस देख लेते, फ्री माइंड होकर एक बार कॉपी को साइड में रख लीजिए, एक बार पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, ठीक है, बोर्ड की तरफ, और कोशिश करते रहिए कि कोशिश करोगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जी हाँ, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। एक बार इसका वापस ओवरव्यू देखते जो हमने आज पढ़ा था, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में हमने सबसे पहले यह पढ़ा था कि खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। कोशिका की जैव क्रियाओं पर नियंत्रण का मेन कार्य किसका होता है, केंद्रक का होता है, ठीक है जी गुरु जी। रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, 1831 में की थी, ठीक है जी गुरु जी। केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध संरचना होती है, केंद्रक झिल्ली से जो परिबद्ध संरचना होती है कौन सी होती है, केंद्रक होती है, ठीक है। जो अंडाकार या गोलाकार होती है, कैसी होती है, अंडाकार या गोलाकार होती है, ठीक है जी गुरु जी। आगे चर्चा करते हैं, ठीक। कोशिका द्रव्य से घिरी रहती है, क्योंकि कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर मध्य में स्थित होता है केंद्रक, ठीक है जी गुरु जी। आगे चर्चा करते हैं। प्राय कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, लगभग कोशिकाओं में तो एक ही केंद्रक होता है, परंतु कई ऐसी किसी भी कोशिकाएं होती है जिनमें एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं, ठीक है। तो जिनमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, इनमें होते हैं। एक शैवाल है, उसका नाम है क्लेडोफोरा शैवाल, जिसमें एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं, ठीक है। और जिनमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं उसे बहुकेंद्रकीय कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुकेंद्रकीय या सिनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है जी गुरु जी। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है जी गुरु जी। आगे देखते हैं संरचना, जो इसकी डायरेक्शन या संरचना होती है, स्ट्रक्चर, वो कैसी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, गोलाकार सघन रूप से इसकी होती है संरचना, ठीक है। जिसमें सबसे बाहरी होता है केंद्र का कला, ठीक है। केंद्र का कला है, यह दोहरी झिल्ली से परिबद्ध संरचना होती है, ठीक है जी गुरु जी, ठीक। दूसरी बात, यह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है जी गुरु जी। दोहरी झिल्ली हो गई,
दोनों झिल्लियों के जो मध्य की दूरी होती है वो दूरी कितनी होती है गुरुजी? जो दूरी होती है 150 से 400, 150 से 400 एंगस्ट्रॉम के मध्य की ये दूरी होती है दोनों झिल्लियों के मध्य। ठीक है, एक झिल्ली की जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, इन्हीं के मध्य होती है, कहीं की कोई ज्यादा होती है, कहीं की थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो औसतन 75 से 90 के मध्य ही इसकी एंगस्ट्रॉम के मध्य इसकी मोटाई होती है। ठीक है, मध्य की जो दूरी हो गई वो कौन सी कितनी हो गई? 150 से 400 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो गई। जो दूरी होती है, इस जो मध्य स्थान होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? परिकेंद्रकीय। क्या कहते हैं गुरुजी? परिकेंद्रकीय स्थान कहते हैं। ठीक है, या परिकेंद्रकीय भाग इसको कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, आगे बढ़ते। आगे है केंद्रक छिद्र। कौन सा? केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र है ये वाला। ठीक है, यह है केंद्रक छिद्र। इस केंद्रक छिद्र का क्या कार्य होता है कि जैसे कि केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्र के अंदर जो द्रव्य होता है वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आवागमन या आदान प्रदान करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक छिद्र करता है। जी गुरु जी, ठीक है जी गुरु। आगे देखते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य होता है जो सारा का सारा ये पार्ट है वो बीच मध्य में स्थित है, वो क्या है? केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य कैसा होता है? पारदर्शी होता है गुरुजी। ठीक है, दूसरी बात, तरल पदार्थों से युक्त होता है। तरल पदार्थ होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक है, जिसमें आरएनए, डीएनए, खनिज लवण, प्रोटीन, एंजाइम व लिपिड इसमें होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्रोमेटिन है जो जालनुमा संरचना से होती है, धागे नुमा संरचना से बनी होती है। तो कैसी होती है? धागे नुमा संरचना होती है जी। क्रोमेटिन जाल होता है। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं केंद्रिका। केंद्रिका जो मध्य में गोल सी संरचना डायरेक्शन दिखाई दी थी, ये वाली पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका जो एक कोशिका में होती है या केंद्रक में होता है वो 1 से 3 सुस्पष्ट सघन रूप से संरचना होती है। एक केंद्रक होता है, उसमें केंद्रिका के अंदर 1 से 3 केंद्रिका होती है। एक केंद्रक में 1 से 3 केंद्रिका हो सकती है। ठीक है जी गुरुजी। उसके बाद ये गोलाकार होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, गोलाकार थी संरचना तो गोलाकार होती है। कार्य क्या होता है? राइबोसोम्स को बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रोटीन के साथ मिलकर ये जो क्रिया होती है इसको संपूर्ण करता है। किसके साथ मिलकर करती है? प्रोटीन के साथ मिलकर इस क्रिया को संपूर्ण करता है। दूसरी बात, और इसीलिए इसे केंद्रिका का राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, ये याद रखने वाली बात है, राइबोसोम्स के उत्पादन की मशीन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रोमेटिन तंतु। ठीक है, जो जालनुमा धागेनुमा संरचना होती है, जो क्रोमेटिन तंतु है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यह जालनुमा संरचना होती है। ठीक है, क्रोमेटिन जो तंतु थे वो जालनुमा संरचना ही बनी हुई थी। ठीक है, धागेनुमा संरचना। कोशिका के विभाजन के समय, जब कोशिका विभाजन होता है तब ये तंतु है जो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये तंतु मोटे हो जाते हैं, और मोटे होंगे तो जाहिर सी बात है सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है जी गुरुजी, और इसी को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। जो क्रोमेटिन तंतु वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, मतलब न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। आगे चर्चा करते हैं केंद्रक। तो केंद्रक होता है उसमें 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, केंद्रक में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, पहला होता है डीएनए। कौन सा? डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है, जिसका पूरा नाम होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, यह होता है सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? ये सिर्फ गुणसूत्रों में पाया जाता है जी गुरुजी। आरएनए होता है जो केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हो गए, पहला हो गया डीएनए और दूसरा हो गया गुरुजी आरएनए। ठीक है, आरएनए जो केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, जबकि डीएनए है जो मात्र गुणसूत्रों में पाया जाता है। आरएनए का पूरा फॉर्म है राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है जी गुरुजी। इसी के बीच आपसे यही कहते हैं कि आप जो नोट्स बना रहे हो साथ साथ में आप जो क्लास से ले रहे हो वो एक नोट्स के रूप में लिखते जाइए। जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि अगर आप क्लास के साथ साथ में रफ कॉपी में भी उतार देते हो ना, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप नोट्स बनाते जाइए, आगे जो भी वैकेंसी आती है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। अगर आप अभी क्लास ले रहे हो और अभी नोट्स बना रहे हो तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वापस एग्जाम आएगा, जब
तो फिर वापस आपको पूरा वीडियो है वो देखना पड़ेगा। तो पूरी क्लास देखने की वापस जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप साथ में नोट्स बनाते जाइए और एग्जाम से पहले उसको एक बार सुस्पष्ट दृष्टि से देख लीजिए। हम आपको जो ये क्लासेस लगाते हैं, इसके बाद जैसे एग्जाम पास में आएगा तो एग्जाम पास आने से पहले पहले इसकी मैराथन क्लास भी लगाएंगे, पूरा चैप्टर वाइज इसको वापस रिवाइजन भी कहीं करेंगे। तो वो आपके लिए तभी अच्छा रहेगा जब आप कंटिन्यूसली क्लासें लोगे, ना कि उस जो वापस रिवीजन होगा उसमें से, ठीक है। उसमें सुस्पष्ट तरीके से वापस उसको वापस पढ़ाया जाएगा, ना कि इस विवरण वापस ऐसा जो दिखाया है आपको वापस पूरा खोल के सुस्पष्ट संरचना से पूरा डिस्कस हमने किया है वैसा नहीं हो पाएगा। इसके साथ जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको साथ साथ में करवाते जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट का जो आपको तभी फायदा मिलेगा जब आप कंटिन्यूसली क्लासें लोगे, ना कि सीधा प्रैक्टिस सेट पे जाओगे, ठीक है। जैसा जैसा 3-4 टॉपिक कंप्लीट होते हैं उसके बाद जैसे प्रैक्टिस सेट चलता है, जैसे आपने शुरुआत में जो गुणसूत्र और जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो 3-4 टॉपिक पूरे कंप्लीट किए थे, उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट डाला था, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट वाला हमने क्लास ली थी, ठीक है। उसी के बाद जो हमने ये 3-4 टॉपिक फिर कंप्लीट होंगे, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको आंकलन करने का जो आपका मुद्दा रहेगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वापस रिवीजन भी उसके साथ हो जाएगा, ठीक है। और साथ में नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास से आपके बीच से इजाजत चाहते हैं और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। नहीं है तो तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।